ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इलस्ट्रेटर के साथ। और हम इस बार जो क्रिएट करने वाले हैं वो हमारा एक ब्रोशर है, जो कि डिपेंड करता है कि कितने साइज़ में क्रिएट करना है ब्रोशर का, क्योंकि ब्रोशर का जो एवरेज साइज़ होता है वो A4 का लैंडस्केप में प्रिंट करते हैं, जो एवरेज साइज़ होता है। तो A4 लगा के यहाँ पे आप जब इसको लैंडस्केप रखते हैं तब आपका एक ब्रोशर का एक एक्चुअल साइज़ आता है। ब्रोशर को आप 3 भाग में डिवाइड करेंगे तब जाके हम ब्रोशर का एक पैनल डिसाइड करते हैं जब बनाते हैं ब्रोशर को। सो ऐसे भी कर सकते हैं कि हम क्योंकि इलस्ट्रेटर एक वेक्टर सॉफ्टवेयर है, तो हम ये भी कर सकते हैं कि हम 3 आर्टबोर्ड ले लें, 3 आर्टबोर्ड में अलग अलग डिज़ाइन बनाएं, बाद में उन सबको एक साथ मर्ज कर दें एक डिज़ाइन में। तो हम उसको फिर वापस से A4 साइज़ के लैंडस्केप में बना सकते हैं। तो जैसे अगर हमने पोर्ट्रेट लिया A4 साइज़ का, वैसे तो इसका A5 साइज़ आ जाना चाहिए। फोटोशॉप में A5 साइज़ मिल जाता है, यहाँ पे A5 साइज़ हमें नहीं मिल रहा है। तो दोनों तरीके से बना सकते हैं, या तो हम A3 का या A4 का लैंडस्केप ले लें और सिंगल उसमें क्रिएट करें, या फिर हम A5 का साइज़ लें और उसके 3 आर्टबोर्ड बना लें। राइट, सो एक बार साइज़ देख लेते हैं हम A5 का साइज़ कितना आ रहा है, क्योंकि A5 साइज़ इसका डबल होगा, मतलब डबल नहीं इन द सेंस, मतलब डिवाइडेड बाय 2 होगा, उसका हाफ होगा A4 का। और हमको चाहिए 3 डिवीज़न चाहिए इसके अंदर, फोटोशॉप में ये मिल जाता है। जी, नॉर्मल साइज़ पेपर होता है, बड़ा होता है A3। तो A3 में लीफलेट साइज़ बनते हैं, लीफलेट वगैरह जो होते हैं, जो इतने साइज़ के सर्टिफिकेट और लीफलेट साइज़ होता है वो होता है। ब्रोशर जो होते हैं वो बिल्डर्स वाले, जो बड़ी बिल्डिंग कंपनीज होती है वो A3 साइज़ में बनाते हैं। लेकिन जो नॉर्मल एवरेज बनाते हैं, जैसे नॉर्मल बिजनेसेस होते हैं जो, वो बनाते हैं। इंस्टीट्यूशंस बिजनेस जो होता है वो पूरा A4 साइज़ में बनाते हैं पूरे के पूरे। सो जैसे मैं यहाँ पे ए प्रिंट में देखता हूँ, मेरे पास A5 साइज़ है क्या? A5 A6 भी है, तो A6 ज़्यादा बेटर रहेगा। इसको क्रिएट करके देख लेते हैं, ये ऐसा नज़र आएगा। और इसकी पिक्सल्स इन इमेज साइज़ कितना है? 4 इंच विड्थ है इसकी और 5 इंच इसकी हाइट है। दैट मीन्स कि ये एक सिमिलर उसमें बन सकता है। सो हम इसी को लेके एक साइज़ का पैनल वो बना लेते हैं, एक मार्जिन बना लेते हैं इसी को लेके। तो हमारे पास 4.2 लगभग का हम इसको इंचेस में कर लेते हैं और इसको 4.2 कर देते हैं। और यहाँ पे हम 8.2680 रखते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ये पोर्ट्रेट साइज़ है, पेपर का साइज़ जो है वो 8.2680 होगा उसका हाइट। बस विड्थ हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमें पैनल डिसाइड करना है कितने पैनल, क्योंकि हम अलग अलग पैनल्स को फिर जोड़ देंगे पूरे, है ना। तो इसको हम यहाँ क्या करेंगे, 3 आर्टबोर्ड कर लेंगे, क्योंकि ब्रोशर जनरली जो है वो ट्राई फोल्ड बनता है, डुअल फोल्ड बनता है। और आपका या तो टेंट वाला बनेगा, तो टेंट वाले में सिंगल फोल्ड होता है, आपको बीच से बस एक फोल्ड बनाना होता है, जैसे ग्रीटिंग कार्ड वगैरह बना रहे हैं। तो वो तो हमारा बन जाएगा, क्योंकि A4 में हम बीच में एक मार्जिन रख के उसको बना सकते हैं। हालांकि उसका भी एक मार्जिन मैं आपको बता दूंगा कि कैसे उसको रखना है ना। तो डुअल फोल्ड जो होगा उसमें 2 फोल्ड आएंगे, जो जनरली ब्रोशर में आते हैं, है ना। और ट्राई फोल्ड भी आता है जिसमें 3 फोल्ड आ जाते हैं, है ना, मल्टीपल वाले। सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आर्टबोर्ड का 3 सेक्शन तैयार कर लेंगे और क्रिएट करेंगे। तो हमारे पास 3 पेजेस आ जाएंगे। और ये मल्टीपल आर्टबोर्ड का यही फ़ायदा होता है कि एक कैनवस के अंदर 3 मिल जाते हैं आपको वर्क करने का। और इसके साथ साथ यहाँ पे लेआउट सिस्टम भी होगा। लेट मी सी, मल्टीपल आर्टबोर्ड्स के साथ आप जब वर्क करेंगे तो यहाँ पे आपको आर्टबोर्ड की सेटिंग्स मिल जाएगी। तो यानी आप इंडिविजुअली भी जिस आर्टबोर्ड पे काम करना चाहते हैं उस पर डबल क्लिक करिए और वो उस आर्टबोर्ड पे आ जाता है। अब ये 3 आर्टबोर्ड में तो उतना ज़्यादा मायने नहीं रखता है, लेकिन ये काम आपका क्यों फ़ायदेमंद है, जब आप स्टोरी की बुक्स पे काम कर रहे होंगे जिसमें 300-400 पेजेस हैं, और उन पे आपको किसी या ऐसी कोई मल्टीपल फाइल्स, कैटलॉग्स हो गए जिसमें 50-60 पेजेस के कैटलॉग बन रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि पर्टिकुलर एक पेज में जाना है तो डबल क्लिक करके चले जाए, नहीं तो फिर स्क्रॉल करके आपको जाना पड़ेगा वैसे।
नाउ सो अब इस आर्ट बोर्ड पे आ जाते हैं हम, जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो हाईलाइट हो जाएगा। इसमें क्या हो जाता है, ये आसान हो जाता है। रही बात अगर मैं आर्ट बोर्ड्स को थोड़ा सा कन्वीनियंटली फिट करना चाहूँ तो मैं इसको आर्ट बोर्ड टूल को यूज़ कर सकता हूँ। इससे क्या होगा, ये मुझे डायरेक्ट आर्ट बोर्ड को मूव करने का ऑप्शन दे देता है। तो मैं अगर इसको सेम डायरेक्शन पे इधर रख दूं तो अब मेरे पास क्या होगा कि मैं आसानी से इन पैनल्स पे डिज़ाइन तैयार कर सकता हूं। और ये हिस्सा गैप रहेगा तो ये वैसे भी नॉन रेंडरेबल एरिया है, तो हमें पता ही रहेगा। कंट्रोल आर से मार्जिन ले लेंगे और इनको भी मार्जिन लगा देंगे सब जगह। मार्जिन इसलिए ताकि ग्राफिक जो है वो बिल्कुल ब्लॉक हो जाए इस जगह पे। ये जो मार्जिन है ये तो खैर हम केवल बॉर्डर के एंड पे ही ले रहे हैं। इंचेस में तभी आएगा जब आपका यूनिट मेजरमेंट इंचेस सेट रहता है। अगर आपने कोई दूसरे में इसको बनाया होगा तो यहाँ पे दूसरा आ जाएगा, और नहीं तो फिर आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। हम इसको लेते क्यों हैं, क्योंकि ये हम एंडिंग बॉर्डर के लिए तैयार कर रहे हैं। और अदरवाइज ये जो मार्जिन है ये ज़्यादा से ज़्यादा ये किस चीज़ के लिए, ग्राफिक को होल्ड करने के लिए, क्योंकि आजू बाजू हमें एक गैप छोड़ना पड़ता है। तो उस ग्राफिक को होल्ड करने के लिए हम ये देते हैं। अब ये कितना दे रहे हैं, तो ये हम मात्र बोलना चाहिए 1 पॉइंट दे रहे हैं, 10वां हिस्सा बोलते हैं। इंचेस का 10वां हिस्सा जो है बस उसको रखते हैं। इससे ज़्यादा हम दे नहीं सकते, अदरवाइज ग्राफिक जो है वो स्क्यू हो जाएगा अंदर की तरफ, है ना। तो इसमें मार्जिन केवल इतना ही देना होता है, 1 यूनिट से ज़्यादा नहीं दे सकते। यानी हम लोग इसको बोलते हैं करीब 0.8 mm तक का आप मार्जिन दे सकते हैं। उससे ज़्यादा मार्जिन ज़्यादा हो जाता है, मतलब वो वेस्ट ऑफ डिज़ाइन कहलाता है फिर। अब हम यहाँ से इसको एक पुट करेंगे। ये एक्चुअली में थोड़ा सा नीचे शिफ्टेड है, 8.2 समथिंग का डिज़ाइन है ना ये, तो इसको तो हम लास्ट में ही लगा देते हैं। इसको हल्का नीचे कर लेते हैं समवॉट ये, एंड देन सिमिलरली यहाँ पे भी वैसी कट मार्क मार्जिन ले लेंगे इधर पे भी। और ये वाला तो हमारे पास है ऑलरेडी, अब हमें केवल हॉरिजॉन्टल मार्जिन लेने हैं। हमने रूल्स ऑफ थर्ड यूज़ किया हुआ है प्रीवियस वर्क में, तो ये हर जगह लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन दिमाग में रखने की ज़रूरत है कि रूल्स ऑफ थर्ड मतलब एक इमेजिनरी सोच के रखिए कि यहाँ पे वो 4 पॉइंट आपके पास हैं, तो यहाँ पे जो भी चीज़ें आप रखेंगे वो ब्रोशर में सबसे ज़्यादा नज़र आएंगी। अब शुरुआत में क्या है, ड्रॉ करते समय अब हर फर्म का ब्रोशर का डिज़ाइन अलग अलग होता है, और उनके कलर, उनका सिलेक्शन जो है, यहाँ से इसको मैं ब्लॉक रॉक कर देता हूँ ताकि मेरे मार्जिन सब बिगड़े ना। तो उसका जो कलर और डिज़ाइन सिलेक्शन है, ये सारा कुछ जो है ये आर्टिस्ट अपनी मर्ज़ी से तैयार नहीं कर सकता। इसके लिए उसको या तो, अगर मान लीजिए उसको किसी ने बोला है कि नहीं आप ही तैयार कीजिए अपनी मर्ज़ी से, तो फिर आपको रीड करना पड़ेगा कि उस इंडस्ट्री के काम क्या हैं, प्रोडक्ट क्या हैं, और लोगोस क्या कहते हैं उनके। क्योंकि जनरली हर कंपनी जब शुरू होती रहती है तो उनका मेन, उनको एंडोर्स करने के लिए उनका प्रोडक्ट ही है जो इसको आगे बढ़ाता है। अब अगर कोई एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें, सो जैसे सन एंड सन्स ज्वेलर्स हैं, राइट, ये भी एक बड़ी ज्वेलर कंपनीज हैं रायपुर में, रायपुर में भी चलते हैं ये। अब सन एंड सन ज्वेलर्स जो हैं उनके डिज़ाइंस और जो भी वो बना रहे हैं, आई थिंक ये प्रभु दयाल एंड सन्स हैं, है ना। तो जो डिज़ाइन कलेक्शन वो निकाल रहे हैं उसका कुछ एक होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि लोग अपना, भारत में तो रिलीजियस भी है ना, तो रिलीजियस फैक्टर होने के कारण वो कलर्स भी रिलीजियस उससे उठाते हैं। और ज्वेलरी में गोल्ड तो हमेशा होना ही चाहिए, तो वो गोल्ड कलर का आपका डिज़ाइन पैटर्न हर बार आपको हर जगह उनके नज़र आएगा, राइट। तो जब ज्वेलरीज के लिए बना रहे हैं, जब बिल्डर्स के लिए जाते हैं, तो ये आई थिंक बिल्डर्स भी हैं, और बिल्डर्स जो हैं उनके
लोगो से ही उठाइए फिर कलर्स आपके ब्रोशर का, अगर आपको नहीं बताया गया है कि कौन से कलर से बनाना है, क्योंकि उनके कलेक्शन से ही आप डिसाइड कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको कोई बोले नहीं कोई अच्छा सा कलर दीजिए, तो वो फिर आप क्लाइंट पे ही डाल दीजिए कि क्लाइंट आप बताइए कि आपको कौन सा कलर पसंद है, हम उस कलर के पैटर्न पे बना देंगे सारा चीज़, है ना। सो इसमें कोई ये नहीं है कि कोई स्पेसिफिक कलर्स ही यूज़ करते हैं या कोई स्पेसिफिक कलर ही होने चाहिए तभी ब्रोशर ब्रोशर कहलाएगा, राइट। बस ये है कि हाँ थोड़ा सा स्टीरियोटाइप कर दिया गया है, जैसे जब हम जाते हैं एजुकेशनल ब्रोशर्स के लिए, तो एजुकेशनल ब्रोशर्स जो होते हैं वो ब्राइट कलर्स और ब्लू और वाइट के मेजर बहुत ज़्यादा होते हैं, राइट। तो ब्लू और वाइट के मेजर्स बहुत अधिक मिलेंगे आपको एजुकेशनल ब्रोशर्स में। वहीं ये सब ब्राइट कलर्स होंगे और ब्लू और वाइट कलर के वो रहेंगे। वहीं दूसरा जो आपका रेस्टोरेंट या फूड इंडस्ट्री के जो होंगे, फूड इंडस्ट्री के जो ब्राउचर होंगे उसमें क्या होगा, फूड के ग्राफिक्स तो होंगे ही होंगे। अब कलर कैसे सेलेक्ट करना है उसके लिए, तो उसमें डिफरेंस आता है। कैसे, सिंपल सा फैक्ट है, अगर आप क्या बोलते मान लीजिए स्कूल्स में जाते हैं, तो स्कूल्स में आपको बच्चों का यूनिफॉर्म एक ही कलर का रहता है और उनके बिल्डिंग का कलर या उनके लोगों का कलर एक ही रहेगा। तो वहाँ आपको वैरायटी ऑफ कलर्स डाल नहीं सकते आप, तो आपको उनका एक बेस कलर उठा के डिज़ाइन तैयार करना होता है। जब कलरिंग की बात करें, है ना, कोई भी डिज़ाइन तैयार करने के लिए पहला चीज़ तो यही थॉट होना चाहिए कि कलर क्या होगा। अब फूड इंडस्ट्री में क्या होता है, वैरायटीज़ ऑफ फूड आ जाते हैं, तो पर फूड के हिसाब से आप अलग अलग कलर प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी आपके पास एक फ्रीडम आ जाती है कि मल्टीपल कलर्स यूज़ किए जा सकते हैं। आप मल्टीपल कलर्स अगर स्कूल इंडस्ट्री में यूज़ करेंगे तो लोगों को पसंद नहीं आएगा, ये चीज़ है, ग्राफिक्स नहीं पसंद आते। क्यों, क्योंकि उनको अपनी थीम पसंद है। फूड इंडस्ट्री में लोग ऑब्वियस सी बात है वो वैरायटीज़ ही तो आपको बेच रहे हैं, तो वैरायटीज़ में ही अगर आपका ब्रोशर भी नज़र आएगा तो अच्छा रहेगा। तो फूड इंडस्ट्री हो गया, एजुकेशनल हो गया, और बिल्डिंग्स या बिल्डर्स का ब्रोशर जो है उनका जो डिज़ाइंस होता है उसको देखें, तो इनका डिज़ाइन जो है वो बहुत ही सटल डिज़ाइन पे रहेगा। कलर सिलेक्शन क्या होंगे, तो कलर सिलेक्शन आप डुअल डुअल मान के चलिए, डुअल टोन ही मिलेगा हर जगह। इनके में दो कलर्स, एक कलर इनकी कंपनी का या लोगो से उठा लीजिए, एक कलर उनकी कंपनी का या ब्लैक और वाइट, बस इसके अलावा ये किसी और में नहीं जाते। स्कूल्स में और बिल्डर्स में भी अंतर होता है, क्योंकि स्कूल्स में भी तो एक ही कलर उठा रहे थे। उनमें अंतर क्या होगा, स्कूल्स में ग्राफिक्स ज़्यादा ऐड करने होते हैं, बिल्डर्स में ग्राफिक्स कम ऐड करने होते हैं। बिल्डर्स में केवल एक ही प्रोडक्ट होता है, घर। अगर आप उनका घर दिखा देंगे जो वो बना रहे हैं, वो ग्राफिक वहाँ ऐड कर दीजिए और बाकी पूरा डिज़ाइन जो है वैसे रखिए। तो पहला जो कलर सिलेक्शन है, स्कूल्स वाले में ग्राफिक्स ऐड हो जाते हैं, इसलिए वो विभिन्न हो जाता है। इसके उनके में फिर वो बच्चों वाले ग्राफिक्स ज़्यादा ऐड होते हैं ताकि वो बच्चों को अट्रैक्टिव लगे। तो ऐसे आपको डिफ्रेंशिएट करना होता है जब किसी की एक स्पेशल कंपनीज के लिए आप शुरुआत कर रहे हैं, बना रहे हैं। सो हम ऐसा ही कोई एक ब्राउशर तैयार करेंगे, लेकिन हम मिक्स नहीं करेंगे, हम भी किसी एक कंपनी के हिसाब से तैयार करेंगे इसको। मेरे हिसाब से फूडिंग का तैयार करना चाहिए, क्यों, क्योंकि उसमें मल्टीपल कलर्स मिलेंगे हमको वर्क करने के लिए। तो हम ज़्यादा कलर्स के साथ काम करेंगे तो कम कलर्स के साथ काम करने में आसानी जाएगी। तो पहला हमें डिसाइड हो गया है कि हमें कलर्स लेने हैं, और फूड इंडस्ट्री के जो हमारी कंपनी का कोई भी एक कलर हो सकता है, तो हम किसी भी एक कलर के हिसाब से शुरू कर सकते हैं। लेट्स जस्ट से इट्स ग्रीन, एक ग्रीन कलर इसको बोलते हैं। हाँ, इसमें डायरेक्ट फिल को सेलेक्ट करते हैं ना तो ऑटोमेटिक चला जाता है कलर, इसलिए हमको ज़रूरत ही नहीं पड़ती है कि ऑल्ट बैक स्पेस दबाएं। सिलेक्शन बनाया हमने, और उसको बनाने के बाद अगर मान लीजिए जैसे ऑलरेडी यहाँ सेलेक्टेड है कलर, तो मैं बनाऊंगा तो मुझे ज़रूरत भी नहीं, वो फिल हो जाएगा उसमें, है ना। तो इसको बोलते हैं कलर पैलेटिंग। ये पहले कर लीजिए जब भी बना रहे होते हैं, तो कलर पैलेट कर लीजिए ताकि बाद में आसानी जाए। एक टेक्स्ट इसमें ऐड कर दीजिए, राइट, और हेक्सा नाम से
इसको रखिए और इस कलर का ये कोड कॉपी कर लीजिए। हमने इसके बारे में पहले भी बात की है। ये एक्चुअल में कलर का कोड होता है, हेक्साडेसिमल कोड। इससे क्या होता है कि कलर कभी भी आपका, देखिए सीधी सी बात है, आपकी आंखें धोखा दे सकती हैं, आपकी आंखें इस चीज़ में धोखा दे सकती हैं, लेकिन नंबर धोखा नहीं देगा, है ना। क्योंकि हमें ये कलर, और हो सकता है कि इससे जुड़े हुए कुछ कलर जो होंगे वो, अब ये दोनों कलर अलग अलग हैं लेकिन विजुअली हमें वो दोनों कलर एक लगेंगे, है ना। तो नंबर सेव करने से फ़ायदा ये होता है कि हमारा क्या बोलते हैं, हमें पता है कि जब भी दिक्कत हुई तो हम यहाँ से उठा के सीधा नंबर कॉपी करें रेदर देन इसको। अगर ये है तो ठीक है, नहीं तो ये चीज़ हमेशा ऐसे जेपैक के रूप में भी बाहर कर दी जाती है। तो इसको कलर पैलेटिंग बोलते हैं, पैलेट तैयार करना किसी भी चीज़ के लिए, राइट। सो कैरेक्टर्स हो या किसी भी चीज़ के लिए भी बनाते हैं तो उसके लिए भी लगता है। तो हम यहाँ पे अब क्या कलर लेंगे, ऑब्वियस सी बात है, मोनोक्रोम थ्योरी में पता है हमें कि एक कलर और ब्लैक और वाइट ये चीज़ ऐड होती है। तो एक कलर ब्लैक आपके पास होगा, एक कलर आपके पास पैलेट में वाइट होगा। ये हो जाएगा आपका अल्फ़ा वैल्यू दोनों जगह, राइट। अब ये 0 0 0 होती है, 6 बार 0 होता है ये, और ये 6 बार F होता है, इसलिए हेक्साडेसिमल इसका लगता नहीं है, बट चाहें तो लिख सकते हैं आप उसको। अब यहाँ पे हमें चाहिए होगा कॉम्प्लीमेंट्री कलर। सारी थ्योरीज के हिसाब से पैलेट बनाए जा सकते हैं, डिपेंड करता है, पहले ही कलर सेटिंग्स तय कर लीजिए कि कैसा करना है। तो आपने यहाँ पे अगर कॉम्प्लीमेंट्री कलर बनाना है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कैसे पता करते हैं, कलर व्हील से हम देखते थे। लेकिन ये तो एग्जैक्ट हेक्साडेसिमल वैल्यू है, और कलर व्हील पे अगर हम जाएंगे देखने के लिए, जैसे हम यहाँ पे जाते हैं कलर व्हील, तो हम देखते हैं कि हमारा जो पर्टिकुलर कलर है वो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो हमें कैसे पता चले कि हमें ये वाला चाहिए कि ये वाला चाहिए या ये वाला चाहिए, क्योंकि ये तो नॉमिनल है। और बड़े वाले में जाके अगर हम देखेंगे तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं, हमें एग्जैक्ट कलर वैल्यू नहीं समझ आएगी। तो एग्जैक्ट कलर वैल्यू कैसे समझते हैं, फोटोशॉप में हमने किया था ये चीज़। एग्जैक्ट कलर वैल्यू समझने के लिए आपको स्वैपिंग करना होगा, रेड को ब्लू से, ब्लू को रेड से, एग्जैक्ट उसका कॉम्प्लीमेंट्री निकालने के लिए। हाँ, हाँ, हमारा क्या होता है, क्यों उसको करते हैं, क्योंकि हमारा रेड कलर जो है उसका क्या बोलते हैं, उसको वार्म टोन के कलर्स में गिना जाता है, पूरे के पूरे वार्म टोन के कलर होते हैं, और उसका जस्ट अपोजिट कलर जो होते हैं वो कूल टोन होते हैं। अब हमने एक चीज़ पता किया है कि रेड ग्रीन ब्लू के जस्ट अपोजिट क्या होते हैं, साइन येलो मैजेंटा एंड ब्लैक, ये चीज़ इसके अलावा होते हैं। तो अगर यहाँ पे ग्रीन है तो ग्रीन का अपोजिट क्या होगा, सिंपल है, रेड। रेड का अपोजिट क्या होता है, रेड का अपोजिट ग्रीन होता है कॉम्प्लीमेंट्री में, राइट। रेड का अपोजिट ग्रीन होता है कॉम्प्लीमेंट्री में। अब यहाँ पे हमारे पास ग्रीन है और उसमें हल्की सी येलो वैल्यू है, तो इसका अपोजिट देखने के लिए फिर हम क्या करें कि ग्रीन की वैल्यू रेड से स्वैप कर देते हैं ब्लू के बजाय, रेड से स्वैप कर देंगे तो रेड पे आ जाएगा वो कलर जो डोमिनेंट होना चाहिए, जस्ट अपोजिट करना है, ठीक है। तो इसको अगर हम कॉपी करते हैं यहाँ पे 168 पे, राइट, एग्जैक्ट उसी जगह पे आया और जस्ट अपोजिट कलर आ गया रेड का, दैट मीन्स रेड डोमिनेंट हो गया ग्रीन के बजाय। तो रेड का हमें पता है कॉम्प्लीमेंट्री ग्रीन है, जस्ट उसका अपोजिट कलर ये हो जाएगा, यानी ये दो कलर पैलेट आ गए कॉम्प्लीमेंट्री कलर के। जी, हाँ, अभी हमने रेड और ब्लू को नहीं, रेड और ग्रीन को कर दिया। कैसे करना है, इसका ये था कि हमने एक कलर थ्योरी, प्राइमरी कलर थ्योरी देखी थी। क्या था उसमें, आपका क्योंकि फोटोशॉप नहीं हुआ है और अभी ये वाला नहीं हुआ, तो मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे करना है।
देखिए हमारा सबसे रेड का ट्रूएस्ट कलर क्या होता है, जब यहाँ पे रेड 255 होता है और यहाँ 00 होता है, ये हमारा ट्रू रेड है, राइट। ये हमारा एग्जैक्ट रेड कलर है। ये हमारा ट्रू ग्रीन है। कैसे करेंगे, 0 0 255, एग्जैक्ट ग्रीन कलर हो गया। सेम यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको ब्लू करेंगे, ब्लू 255 0 0, रेड ग्रीन ब्लू वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब मिक्सिंग कैसे डिसाइड होती है, कलर मिक्स कैसे डिसाइड होता है, वो ऐसे कि रेड और ग्रीन को अगर आपको मिक्स करना है तो रेड का 255 और ग्रीन का 255 जब प्लस करेंगे तब आपको एक कलर मिलेगा। अब वो कैसे होगा, यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास रेड का 255 है, ये वाले का, राइट। अब ग्रीन को भी हम क्या करेंगे, 255 कर देंगे और इसको 0 कर देंगे, तो ये ट्रू येलो मिल गया। सिमिलरली जब हम ग्रीन और ब्लू को मिक्स करते हैं तो 255 सॉरी 0 और 255 और 0 और 255, ब्लू और ग्रीन बस मिक्स किया हमने। ब्लू और ग्रीन को मिक्स करने पर हमको मिल गया सायन, है ना। यानी कि ग्रीन और ब्लू का अपोजिट कलर सायन है। दोनों को मिक्स कर देंगे तो सायन मिल जाएगा आपको, इसका आपको येलो मिल गया। और वहीं रेड और ब्लू को अगर आप मिक्स करेंगे तो आपको मिल जाएगा, तीसरा कौन सा बचा, मैजेंटा। तो ये आपके पास आ गया CMYK का जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो अगर मैं ये देखूं कि मेरे पास ये कलर है जिसमें डोमिनेट कलर ग्रीन है और इसका जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री चाहिए है, तो कॉम्प्लीमेंट्री मुझे यहाँ से पता चल गया था कलर व्हील से। कोई भी कलर व्हील में देखूंगा तो रेड का कॉम्प्लीमेंट्री ग्रीन है, ये मुझे पता है। अब जब रेड का कॉम्प्लीमेंट्री ग्रीन है तब मैं डिसाइड करूंगा कि इसका ऑपोजिट लेने के लिए मुझे इसका कलर स्वैप करना होगा इसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर से। तो मैं ग्रीन को स्वैप कर दूंगा रेड के साथ, ब्लू को एज इट इज छोड़ दूंगा जैसा वो था। तो जो मुझे वैल्यू मिलेगी वो मुझे इस तरफ की वैल्यू मिलेगी, ना कि इस तरफ की, क्योंकि ब्लू तो छुआ ही नहीं है तो ब्लू ऐड ही नहीं होगा। तो रेड और ग्रीन के ही तरफ की वैल्यू मिलेगी मुझे, जो कि उसका एग्जैक्ट कलर होगा। अब वहीं मान लीजिए मेरे को मेरा जो कलर होता वो ब्लू कलर होता है ना, और इसमें से कोई शेड होता, तब मैं क्या करता, क्योंकि उसके अपोजिट में कौन से कलर डोमिनेंट हैं, रेड वाले कलर्स, ऑरेंज वगैरह ये सब डोमिनेंट कलर जिसमें रेड की वैल्यू ज़्यादा है, तो हम रेड को स्वैप कर देते ब्लू के साथ, तो कलर कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाएगा। ग्रीन को एज इट इज़ छोड़ देते। बस ऐसा ही है। और अगर आपको मान लीजिए मैजेंटास वगैरह मिल जाते तो इसमें क्या होता है, रेड भी डोमिनेंट है, ब्लू भी डोमिनेंट है और ग्रीन है, तो फिर स्वैप का करेंगे तो फिर उनमें देखना पड़ेगा कि कौन सा कलर डोमिनेंट है, उसको स्वैप करेंगे उसके अपोजिट कलर से, है ना। हालांकि वो उतना भी नहीं है, वो भी 3 ही कलर रहते हैं, तो आप तीनों में से स्वैप कर सकते हैं। तो वो अगर मान लीजिए ये कलर आता है तो ग्रीन है, तो आपको पता है रेड के साथ ग्रीन को स्वैप करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली, अगर मान लीजिए ब्लू ज़्यादा है और ग्रीन ज़्यादा है तो आप यहाँ पे कहीं होंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको रेड के साथ स्वैप करना होगा ब्लू को। तो उनमें जो भी कलर ज़्यादा होंगे उनमें जो सबसे डोमिनेट कलर होता है उसी को स्वैप करना होता है उसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर के साथ, और सीधा सीधा आपको मिल जाएगी वैल्यू। तो रेड का कॉम्प्लीमेंट्री ग्रीन था तो इसलिए हमने रेड को ग्रीन के साथ किया। ब्लू में ऑरेंज आ जाता है, राइट। तो ब्लू का अगर कॉम्प्लीमेंट्री हम जैसे यहाँ पे देखें तो बिल्कुल येलो ऑरेंज आएगा। तो अब येलो ऑरेंज की वैल्यू क्या होगी, तो उसमें रेड ज़्यादा डोमिनेट होता है, ग्रीन बीच में होता है, और ब्लू जो है वो भी थोड़ा सा 30% वैल्यू ऐड होती है, तब जाके आपको ऑरेंज मिलेगा। तब फिर जो ब्लू है उसको आपको रेड के साथ फिर से करना पड़ेगा, रेड के साथ। तो यही 3 कलर्स को आप अपोजिट करते जाएंगे तो आपको उनका एग्जैक्ट कॉम्प्लीमेंट्री कलर मिलते जाएगा।
तो या तो आपको रेड को ग्रीन के साथ करना है या रेड को ब्लू के साथ करना है, बस इसके अलावा कोई और वो नहीं है। ये इसके साथ हो नहीं सकता, ब्लू का ग्रीन के साथ नहीं हो सकता। उसका रीज़न ये है कि ये अपोजिट में नहीं आते हैं, अपोजिट में हमेशा रेड खड़ा रहता है। तो अगर आप इनको इनके साथ अपोजिट में लेके आएंगे तो आप ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं यहीं होंगे, आपको रेड ऐड करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से तो रेड वैल्यू ऐड होती जाती है। तो आप ब्लू के साथ ग्रीन को नहीं कर पाते हैं, तो आप या तो रेड को ग्रीन से कर दीजिए या रेड को ब्लू से कर दीजिए, बस इतना ही उसमें पॉइंट है। सो मिक्सिंग कलर हमको समझ में आया कि कैसे मिक्स करना है, और वैसे ही हमने इधर से वैल्यू उठा ली, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री और ये मिल गया हमको। तो ब्लैक एंड वाइट और कॉम्प्लीमेंट्री कलर थ्योरी यूज़ करके हम यहाँ पे ड्रॉ करना शुरू करेंगे। तो कलर हमें मिल गया, सबसे पहला जो फैक्ट था वो था कलर का। टेक्निकल वर्ल्ड में कलर को विदाउट यू करते हैं, है ना, एल ओ आर करके, और जो हमारी नॉर्मल लैंग्वेज है उसमें एल ओ यू आर कर देते हैं। सो कलर जो है ये हमारा सबसे पहले डिसीजन हो गया कि कलर क्या। अब इसके बाद ग्राफिक्स बनाना कौन सा है, तो यहाँ पे आता है बैलेंस। ग्राफिक्स बनाते समय आपको बैलेंस रखना होगा। राइट, कलर बैलेंसिंग नहीं, अब ग्राफिक बैलेंस की बात आ रही है, यानी हम शेप्स में आ गए। एक टर्म है, मैंने प्रीवियस फोटोशॉप के दौरान बताया था, विच इज़ कि ह्यूमंस जो हैं वो पैटर्न समझने के लिए बने होते हैं, पैटर्न समझते हैं हम लोग। तो पैटर्न जो होता है वो बहुत आसान होता है बनाना। क्यों? क्योंकि ह्यूमंस पैटर्न पकड़ते हैं, अगर पैटर्न में कोई भी एब्रप्ट होगा चीज़ तो हमें ईजिली पता चल जाती है कि एब्रप्ट हो रही है। तो इसका सबसे शुरुआती प्रैक्टिस तरीका ये होता है कि आप पैटर्न बनाते समय अगर ब्लॉक ले रहे हैं तो कर्व नहीं बनाएंगे, कर्व ले रहे हैं तो ब्लॉक नहीं बनाएंगे, ठीक है, दोनों में से कोई एक चीज़ करना है। बाद में जब आप इसके साथ दक्ष हो जाएंगे पैटर्न मेकिंग में, तो फिर आप मिक्स कर करके मल्टीपल पैटर्न्स तैयार कर सकते हैं। फिर ब्लॉक और कर्व का एक पैटर्न तैयार करके उसके मल्टीपल डिज़ाइंस तैयार करेंगे। लेकिन कभी भी ब्लॉक के साथ कर्व, कर्व के साथ ब्लॉक ऐड नहीं करें, ज़्यादा बेटर नहीं लगता है। वो तभी ऐड करें, लोग करते हैं ऐड, पर वो तब ऐड करें जब आप ब्लॉक्स के साथ क्रिएटिव हो चुके होंगे, फिर उसके बाद दूसरी चीज़ पे करें। तो शेप जो है हम यहाँ पे जनरल शेप्स लेंगे, और एक ब्रोशर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं उसको आपको ध्यान में रखना है। पहली चीज़, डिटेल्स के लिए आपको ब्रोशर के अंदर क्या लगेगा, तो आपको देने होंगे डिटेल्स। फूड वाला है तो डिटेल्स होंगे, और ब्रोशर है, मेन्यू कार्ड नहीं है, तो ब्रोशर में क्या होगा, आपको ये डिटेल्स देनी होगी कि खास चीज़ें क्या है, प्रोडक्ट क्या चीज़ से बना हुआ है या किस टाइप का रेस्टोरेंट है, वो डिटेल्स इसके अंदर आएंगी, पहला चीज़। दूसरा चीज़ आपका ये होना ज़रूरी है, कंपनी का लोगो, तो हर जगह ये होगा। इसके हिसाब से स्पेसिंग तय होगी, जो कि डिज़ाइनिंग का दूसरा पड़ाव होता है, तीसरा पड़ाव होता है। स्पेसिंग, अब स्पेसिंग में क्या तय होगा, क्योंकि कितनी चीज़ें उसके अंदर जा रही हैं ये मैटर करता है। अब मेरे पास डिटेल्स भी आ गई हैं, डिटेल्स आपको कंपनी वाला देगा, क्लाइंट देगा, बताएगा कि ये चीज़ होनी चाहिए उसके अंदर, और कंपनी का लोगो भी वहाँ देना है, ठीक है। और ब्रोशर में थीम होनी चाहिए। थीम और पैटर्न में अंतर होता है। पैटर्न यहाँ पे शेप की बात कर रहे हैं हम, पैटर्न शेप, कौन सा पैटर्न शेप लेंगे। थीम होता है किस, अब क्योंकि फूड इंडस्ट्री है तो पैनल में
अलग अलग टाइप के मेन्यूज़ हैं कि सिंगल हैं। अब जैसे क्या होता है, आपने गए होंगे तो कंपनी का जो फूड रेस्टोरेंट्स का आपने अगर ब्रोशर देखा होगा, तो उसमें क्या दिखता है, उसमें दिखता है कि हमारे यहाँ इंडियन भी है, हमारे यहाँ इटालियन भी है, हमारे यहाँ ओरिएंटल भी है, हमारे यहाँ हार्डकोर अमेरिकन डिशेस बनती हैं, ऐसे करके अलग अलग होता है। तो पर पैनल की थीम अलग अलग डिसाइड की जा सकती है। थीम में क्या चीज़ चेंजेस आएंगे, थीम में चेंजेस आएंगे उसके प्रोडक्ट में, टेक्स्ट के कलर में, लोगो के कलर में, मतलब लोगो के नहीं, टेक्स्ट के कलर्स में चेंजेस आ जाएंगे, पैनल्स के कलर में चेंजेस आ सकते हैं थीम में, जब थीम में बनाते हैं तो ये दोनों चीज़ें सब जुड़ी ही हुई हैं, सब चीज़ जुड़ा हुआ है। हमने कॉम्प्लीमेंट्री कलर ज़रूर लिया है टू स्टार्ट फॉर द बेस, बेस बनाने के लिए, ठीक है। तो अब हमारे पास ये तीन चीज़ें जो आ गई हैं, इससे डिसाइड करेंगे क्या है। प्लस दूसरा एक और चीज़ आता है, वो है आपका कॉन्टैक्ट नंबर और डिटेल्स, जो हमेशा रहती है इन्फो। अब ये हो सकता है कि डिटेल्स भी हो सकती है, वेबसाइट भी हो सकता है, आपका एड्रेस भी हो सकता है, सब चीज़ हो सकता है, वो जाएगा। सबसे पहले अभी ये एक और चीज़, ये इसके बीच का डिज़ाइन हम तैयार कर रहे हैं, अंदर का, ब्रोशर के अंदर। ब्रोशर के बाहर का कवर भी इसी के ऊपर में डिज़ाइन हो जाता है। तो एक प्रिंट हुआ, दूसरा प्रिंट हो गया उसके ऊपर में, एक साथ दोनों प्रिंट तो हो नहीं सकते, तो पहले इंटीरियर प्रिंट करेंगे, फिर पलट के ऊपर का एक्सटीरियर प्रिंट कर देते हैं, है ना, वैसा आ जाता। अभी फ़िलहाल हम क्या करेंगे, अंदर की डिज़ाइंस के लिए हम यहाँ पे एक पैनल ले लेते हैं पूरा। अब यहाँ पे ब्लैक कलर हमारा है, तो अब हम डिसाइड करेंगे कि हम इनमें से कौन सा बेस कलर ले रहे हैं। मैं इस बेस कलर को ले रहा हूँ शुरुआत में। हम सेलेक्ट करके इसको एज अ बेस कलर यहाँ पे पुट कर देंगे, राइट। अब यही चीज़ें सब में कॉपी हो सकती हैं एज अ बेस। तो हमेशा जब मल्टीपल पेजेस का काम कर रहे होते हैं, तो आपको एक बेस तो तैयार करना चाहिए। बेस में क्या होगा उस पर बात करेंगे। तो पैटर्न हम इस बार कर्व पैटर्न नहीं ले रहे हैं, इस बार हम ब्लॉक पैटर्न ले रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक ड्रॉ इनसाइड करेंगे और सिमिलर विड्थ का एक रेक्टेंगल ले लेंगे। डिपेंड करता है डिज़ाइन के लिए, राइट। एक सिंपल पैटर्न ले लिया हमने, और ये हमारा शुरुआती और ये हमारा एंड। अब यहाँ पे बैलेंसिंग के लिए हम वही बीच में एक इमेजिनरी लाइन भी इमेजिन कर सकते हैं, और या फिर आप एग्जैक्टली ड्रॉ कर रहे हैं तो फिर आप इसको यहाँ से ड्रैग करें। एक चीज़ और, एक साइकी के लिए बता दूं आपके, कि क्या होता है कि हम लोग इसको ऐसा कभी मत सोचें कि ब्रोशर जब डिज़ाइन किए जाते हैं तो हर डिज़ाइनर ऐसे ड्रॉ करता है। ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम जो डिज़ाइन कर रहे हैं वो स्क्रैच से डिज़ाइन कर रहे हैं, और वहाँ कंपनीज में स्क्रैच का कोई काम नहीं होता। वहाँ पे क्या बोलते हैं, डिज़ाइनर को 24 घंटा इसलिए बैठाया जाता है कि वो ऑफ टाइमिंग पे ये काम करे, अपने डिज़ाइन लेआउट तैयार करके रखें, और फिर इनको जब किसी ने मांगा तो उसको वैरायटीज़ ऑफ डिज़ाइन लेआउट दिखा के उनमें से एक सेलेक्ट करे, फिर उसमें बस रिप्लेस मारते जाए। तो ये काम किया करना पड़ता है। तो ये डिज़ाइनिंग लेआउट का जो काम है, ये आपको ऑन वर्किंग आवर्स में नहीं मिलेगा काम करने को। वो आपको, मतलब जब आपके पास काम नहीं होगा तब आप बैठ के इनका काम तैयार करेंगे, ये काम, ठीक है। तो इसको ऐसा ना सोचे कि हर बार जब आपको बनाने बोला जाए कि भाई ब्रोशर बनाना है, तो आर्टिस्ट बैठता है, सोचता है, ये सारी चीज़ें डिसाइड करता है, नहीं। क्योंकि वहाँ तो 2 घंटे में डिलीवर करना है, स्क्रैच का काम नहीं होता है। तो वहाँ पे आपको क्या करना होता है, ये गैलरी पहले से बना के रखनी है, ताकि आप फटाफट वहाँ पे दे सके। तो ये जो स्टूडेंट टर्म है आपका, इसी टर्म पे अपनी गैलरी बनाना शुरू कर दीजिए, राइट। आपके पास वहाँ के लिए फिर यही होगा कि आप डिज़ाइन दिखाइए और डिज़ाइन को वो कर लीजिए, और डिज़ाइन आपका यूनिक रहेगा क्योंकि आपका बनाया हुआ है। थोड़ा बहुत मोल्ड आप कर सकते हो, थोड़ा बहुत चेंजेस आपके किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको एक तरीके का हमने ये पैटर्न दे दिया। अब एक इफेक्ट होता है पार्टिकल इफेक्ट, ठीक है, वो इसके अंदर नहीं होता है,
पार्टिकल इफेक्ट। लेकिन पार्टिकल इफेक्ट का मतलब होता है किसी ज्योमेट्री से कोई दूसरी बबल्स उड़ रहे हैं, या उस ज्योमेट्री में से पानी की बौछार आ रही है, कुछ इस तरीके के डिज़ाइन जो होते हैं इनको पार्टिकल इफेक्ट्स बोला जाता है। ये टर्म तो है मूवी इंडस्ट्री का, लेकिन डिज़ाइनिंग में यूज़ किया जाता है। राइट, तो कैसे यूज़ करते हैं, जैसे हमने ये शेप लिया है, तो इस शेप से एक यूनिफॉर्म हम डिज़ाइन ले लेंगे और पैटर्न डिज़ाइन करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। हो सकता है कि हम इसको 3 उससे डिसाइड करें। एक सबसे छोटा, जो कि निकल रहा है यहाँ से, एक उससे बड़ा, और एक उससे और बड़ा। जो बैकग्राउंड डिटेल्स आप देखते हो किसी भी ब्रोशर या ग्राफिक की, उसमें जनरली ये डाल दिया जाता है। और इसको और छोटा कर देते हैं। तो ये क्या होगा, ये एक पैटर्न में शुरुआत हो जाती है। अब ये हो सकता है कि ये हम ब्लॉक्स के थ्रू बना रहे हैं, कि ये यहाँ से निकल रहा है, निकलते हुए डिज़ाइंस हम तैयार कर रहे हैं, और हो सकता है मैं ये पूरा यहाँ तक भी बना दूँ। बट डिपेंड करता है कि आप कितना नॉइजी बैकग्राउंड देना चाहते, कितना नहीं देना चाहते। अब वो चॉइस जो होती है वो क्लाइंट के हाथ में होती है, वो चॉइस। इसको ग्रुप कर देते हैं, क्योंकि अगर हम इसको ऐसा एक और ले लेते हैं, कंट्रोल डी कर देंगे, तो ये बैकग्राउंड पैटर्न निकल आएगा यहाँ से, है ना। और इन सबको एक और टुकड़े में डाल देंगे, तो नाउ वी गॉट अ कंप्लीट बैकग्राउंड। तो ये हमारा बॉटम के लिए एक रेडी हो गया। ऊपर में हम क्या करेंगे, एक ही डालेंगे इसका। क्योंकि ऊपर में बहुत सारी अदर डिटेल्स हमें चाहिए होंगी। ज़्यादातर डिज़ाइन ऊपर से नीचे पे किया जाता है, नीचे पे ज़्यादा डिटेल्स नहीं दी जाती, तो वहाँ पे ग्राफिक ज़्यादा रखना है। ऊपर में क्योंकि डिटेल्स कम हैं, तो इसके कारण मतलब ऊपर में डिटेल्स ज़्यादा हैं, इसलिए डिज़ाइन कम देना है। नहीं तो क्या होगा, रीडेबिलिटी आपकी कम हो जाएगी, और वहाँ पे फिर जनता जो है वो अफेक्ट होने लगेगी। कंट्रोल डी, बस हमने ऐसा एक बेस पैटर्न तैयार कर लिया। एक ही रेक्टेंगल से तैयार किया है, बस उसी को छोटा और बड़ा करके फिक्स किया है। आप उसको सर्कल में बनाना चाहें तो सर्कल में बना सकते हैं, बबली पैटर्न जिसको बोलते हैं, बबल्स वाले में। अब ये हो गया बेस, तो ये सब जगह कॉपी रहेगा। तो ये हमारे पास सब जगह पे कॉपी आ गया, ये हमारा बेस पैटर्न रहेगा। ये 2 कलर से हमने तैयार कर लिया। अब इसके बाद आ जाता है कि हम लोगो कहाँ दे रहे हैं, कंपनी का लोगो, थीम, कॉन्टैक्ट, तो इनके अकॉर्डिंग पैनल डिसाइड होते हैं। तो डिटेल्स कितनी ज़्यादा हैं, कितनी बड़ी हैं, तो डिटेल्स मैं बोलता हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक बड़ी हैं। कैसे डिसाइड होगा, सीधी सी बात है, डिपेंड करता है रिटर्न स्क्रिप्ट पे कि कितना स्क्रिप्ट है। हो सकता है डिटेल्स में आप देखोगे तो कई बार ऐसा होगा कि इंडियन थीम है, इंडियन थीम में वो बता रहे हैं कि मेरे पास पंजाबी थीम भी है, ओरिएंटल इंडिया में ही पंजाबी भी है, आपका साउथ इंडियन भी है, और गढ़वाली है या आसामीज़ वाला डिज़ाइन। तो ये 3-4 जो प्रांतों के हिसाब से, ये गुजराती की थाली है या समथिंग लाइक दैट, तो ऐसा कुछ है। तो इसका हिसाब से आपको 4 पैनल मिल गए। तो इस कंटेंट में आपको 4 चीज़ें ऐड करनी होगी। तो 4 चीज़ें ऐड करने के हिसाब से आप क्या कर लीजिए, पैनल डिसाइड कर लीजिए कितना एरिया देना है, क्योंकि लोगो जो है वो यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, मतलब लोगो यहीं रहेगा, यहाँ से यहाँ तक आपका पैनल डिसाइड होगा। अब हमें पता है कि हम ब्लैक और वाइट कलर का यूज़ कर रहे हैं, तो वी कैन यूज़ वाइट फॉर दी रिटर्न, क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट इसी में मिलता है। वाइट की वैल्यू अगर आपको थोड़ा सा बोलना चाहिए कि जब प्रिंट होगा वैसे ही वो थोड़ा डल हो जाएगा, इसलिए इसको थोड़ा सा ब्राइट रखना ही पड़ता है ना। तो इसको थोड़ा ब्राइट रख लीजिए,
और हो सकता है तो चाहे तो आप इसको हल्का सा ये कर दीजिए, यानी कि उसकी ये गायब कर दीजिए ओपेसिटी। अब डिपेंड करता है, कई चाहते हैं फ्लोटिंग वाले, तो आप उसको थोड़ा सा स्मूथ पैनल देके ड्रॉप शेडो दे देंगे तो वो फ्लोटिंग टाइप नज़र आएगा। अगर आपको कोई बोलता है कि डिज़ाइन फ्लैट लग रहा है, तब आप उसमें सिंपली इसको सेलेक्ट कीजिए और इसको एफएक्स में ले जाके ड्रॉप शेडो दे दीजिए नीचे पे डिज़ाइन में। और ड्रॉप शेडो बिल्कुल कम, यानी 0.01 का समथिंग ब्लर रहेगा, सॉरी ऑफसेट रहेगा 0.02, 0.025। तो ये बिल्कुल हल्का सा नज़र आएगा। और ब्लर आप दे सकते हो 0.05 का ब्लर दे दीजिए, ओके कर दीजिए। अब क्या होगा, मैं इसको टॉगल करता हूँ कंट्रोल दबा के, तो अब मेरे पास पैनल जो है वो हल्का सा उठा हुआ नज़र आएगा। तो इससे क्या होगा कि जितना भी डिज़ाइन है वो इधर पे लोगों का ज़्यादा ध्यान जाएगा पढ़ने के लिए। अब आ जाते हैं लोगोस के लिए। तो चलिए कंपनी का नाम, चलिए हम वैसे तो उठा सकते हैं कहीं से भी, बट हम कॉपीराइटेड ना करके कंपनी का नाम लिख देते हैं कुछ, इंडियन देसी, ऐसी कुछ कुछ नाम रहते हैं आजकल के जितनी कंपनीज हैं उनके। लोगो डिज़ाइंस जो होते हैं वो वहाँ पे बेसिकली लगेगा। तो मैं यहाँ पे लोगो डिज़ाइन करने के लिए एक सिंपल लोगो बना देता हूँ, विच इज़ ऑफ प्रोबेबली पेपर, पेपर का बना देते हैं और इसको दे देते हैं कलर रेड, और इसमें ग्रेडियंट दे देते हैं 90 डिग्री ग्रेडियंट, राइट 90 डिग्री ग्रेडियंट दे दिया। और कलर जो है वो हमने रेड उठा लिया, और अब देख रहे हैं ये ग्रे स्केल में आ रहा है। तो सिंपली इसको डबल क्लिक कीजिए, एक कलर सेट कर दीजिए, इसको भी डबल क्लिक कीजिए, एक कलर सेट कर दीजिए। अब हमने ग्रेडियंट सेलेक्ट किया हुआ था इसलिए आसानी से ग्रेडियंट आ गया। बाद में आप अपना मैनुअल कलर दे सकते हैं यहाँ पे सेलेक्ट करके, वो केवल ग्रे शेड को मैंने अलग करने के लिए यूज़ किया था उसको। और प्रोबेबली हम इसको, और इसको ग्रीन कलर देना है हमको, तो ठीक है, एक हमने लोगो बना दिया। और ये जो रहेगा ये हमारा यहाँ पे ऐसा रहेगा देसी के ऊपर में, और यहाँ जो फॉन्ट है उसको थोड़ा सा हम कलर जो होगा वो येलो और ऐसी टाइप के, या किसी भी टाइप के जो कलर होंगे उस टाइप के आप रख सकते हैं। लोगों का कलर तो वैसे भी इसी टाइप के कलर्स में बनाते हैं, तो देसी है तो आपका ये कलर भी ग्रीन होगा, समवॉट लाइक दैट, इस टाइप के कलर्स रहेंगे। इसको हम थोड़ा सा ऑरेंजिश कर देते हैं रेदर देन गोइंग फॉर हमारा ऐसा। अब ये हमारा कंपनी का लोगो आ जाएगा, तो इसको हमें यहाँ लगाना पड़ेगा। तो वो डिज़ाइन जो है वो इधर पे क्या बोलते इधर नहीं क्रॉस करेगा आगे की तरफ, वो डिज़ाइन सारे यहीं रहेंगे। अब ऑब्वियस सी बात है कि जो हमने बनाया हुआ है लोगो जो है वो उस पर ज़्यादा नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि ग्रीन के साथ वो मर्ज हो जा रहा है। तो आपको क्या करना होगा, फिर इसको कंपनसेट करने के लिए एक और डिज़ाइन देना होगा, ब्लॉक पैटर्न पैनल देना होगा एक,
तो पैनल लीजिए और पैनल को छोटा कर दीजिए। ये तब के लिए होते हैं जब हमारे पास कंपनी के जो लोगोज हैं वो एक्चुअल फिट नहीं आते हैं, यानी बेस के साथ। अब क्या है कि देखिए यहाँ देसी और इंडियन दोनों ही बेस पे चाहिए कंपनी को। उनको चाहिए कि हमारे ये दोनों कलर होने चाहिए इसके अंदर, तब आपको वो भी रखना है और ये भी रखना है, तो फिर आपको उनके बीच में गैप क्रिएट करना होगा। अब वो कैसे भी क्रिएट कर सकते हैं, कर लीजिए। इसको हम कंट्रोल, इसको हमने लॉक नहीं किया हुआ है तो इसको सेलेक्ट करेंगे और ये कॉपी कर ले, मतलब कट कर लेता हूँ मैं। इधर जाएंगे और ड्रॉ इनसाइड, कंट्रोल वी या कंट्रोल शिफ्ट वी उसी पोजीशन के लिए, और इसको बाहर कर दीजिए। तब वो क्या हो जाएगा, बार आ जाएगा पूरा इसके लिए। ये बार को और थोड़ा बाहर कर देते हैं, ये बाहर, ताकि वो एकदम स्ट्रेट बार आ जाए। राइट। अब डिपेंड करता है आपको कैसा उसको पोर्ट्रेट करना है, दिखाना है वहाँ पे। अब इसको भी थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए फिर वो क्या करते हैं, पंजाब की इमेजेस या कुछ ऐसी इमेजेस जो ढाबे की होती है वो भी लाके यहाँ पे डाल सकते हैं कम्प्लीटली। तो शुरुआत में हम केवल पैनल कर रहे हैं अभी। अब यहाँ पे हमारे पास एक और चीज़ चाहिए होगी और वो रहेगा हमारा डिटेल्स, एड्रेस डिटेल्स वगैरह के लिए। तो उसके लिए भी हम इसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल वी करेंगे और अब टेक्सटिंग सारी जो होगी वो, इसको मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नज़र आ रहा है वो। सेंटर में, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ गई डिटेल्स, यहाँ पे आ गया आपका लोगो। अब थीम जो है, थीम डिसाइड करना है तो बीच में एक इसके पीछे पे हम इमेजेस डाल सकते हैं। अब थीम डिसाइड करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल शुरुआत में साउथ इंडियन थीम से ही शुरू करते हैं इनका, ठीक है। अब साउथ इंडियन थीम के लिए फिर कोई इमेज, तो वो इमेजेस आपको देंगे नहीं कभी क्लाइंट, जो आप चाहते हैं वो आपको ढूंढ के ही निकालनी होती है ना, तो वो कभी नहीं देंगे। तो हम यहाँ पे फूड करके, इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, जो कंपनी के वो होते हैं, क्या बोलते हैं, फोटोग्राफर्स होते हैं। बड़ी कंपनी अपने खुद के फोटोग्राफर्स रखती है, लेकिन जो बोलना चाहिए नॉमिनल कंपनीज होती हैं जिनके पास नहीं होता, तो फिर वो क्या करते हैं, लेकिन फिर भी ऑफिशियल हैं। हम ऐसे लोकल कंपनी की बात नहीं कर रहे जिनको फ़र्क नहीं पड़ता ग्राफिक कहीं से भी डालो वाले नहीं। लेकिन मान लीजिए वो थोड़ा सा बड़ा ब्रांड है ऐसा कि जो मल्टीपल जगह पे चल रहा है, तो उन जगहों पे फिर ये इमेजेस नहीं डालते। फिर वो क्या करते हैं, जो ब्लॉगर्स होते हैं, जो फोटोग्राफ ब्लॉगर्स होते हैं, उनके यहाँ जाके उन फोटोग्राफ्स को खरीदते हैं उनसे और फिर उनको डालते हैं। तो ये एक बिजनेस है, बड़ा बिजनेस है एक तरीके का, जो चल रहा है मार्केट में। तो इसलिए जो फोटोग्राफर होते हैं वो, मतलब लोग वैसे मतलब बेकार नहीं होते उन लोग का भी काम अच्छा ही चलता है। कई बार ऐसे सुना होगा ना आपने कि अरे फोटोग्राफर कहाँ से कमाएंगे, उनका फोटोज तो बिकता नहीं है। लेकिन उनके फोटोज बिकते हैं एक्चुअल में, केवल लोकल मार्केट में नहीं बिकता, क्योंकि लोकल मार्केट में तो कहीं से भी उठा के डाल दिया जाता है। लेकिन अगर आप ऑफिशियल जाएंगे तो पता है कि कंपनी वाला उसको, मतलब ये फोटोग्राफ उनको सू कर सकता है फोटोग्राफर, इसलिए। तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और इसके पीछे एक, इसी को एक थीम में दे देंगे। तो इनको सेलेक्ट करके कंट्रोल वी करते हैं, यहाँ पे देते हैं लेट जस्ट से हम एक फूड का, और इसको हम दे देंगे बहुत ही नॉमिनल सा 20% का एक, ये दे देंगे। राइट। अब यहाँ पे हम डिटेल्स पूरी लिख सकते हैं विथ डिलीशियस फूड डिटेल। तो वो फूड की इमेज पे भी लोगों का ध्यान जाते जाते भूख आने लगती है और टेक्स्ट भी दिखने लगता है। ये उनका साइकोलॉजिकली तरीका होता है पकड़ने का, कि इसलिए यहाँ से ऐसा दिखाते हैं।
इसलिए हमेशा एक्सपेंसिव या कोई ऐसी चीज़ जो रहती है वो आपको ब्रोशर में हमेशा ऊपर में नज़र आएगी। जो सबसे एक्सपेंसिव वाला प्रोडक्ट होता है ना, जो जिसको वो खरीद नहीं सकते, वो चीज़ वहाँ पे डालते हैं। आप देखना ज्वेलर्स या फर्नीचर वाले होंगे ना, वो कभी भी आपको ना मीडियम रेंज का प्रोडक्ट नहीं दिखाएंगे। वो क्या करेंगे, प्राइसिंग मीडियम रेंज की होगी या लोअर रेंज की होगी कि 10,000 रुपये से ऑनवर्ड्स ऐसा लिखा रहेगा। लेकिन जो इमेज होगी ना, वो हमेशा 1.5 लाख 2 लाख के प्रोडक्ट की होगी। क्या होता है कि लोगों की साइकी बंध जाती है कि ये इतना है और वो उतना है, तो वहाँ नहीं बताएगा कि 1.5 लाख वाला प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ आपको। जब आप वहाँ जाएंगे ना, तो आपका मन जो इतना हुआ रहता है ना, वो बिल्कुल नीचे नीचे जाती है। नहीं आएगी, हाँ, जब वो बोलेंगे ये तो वो उतने में आएगा, तो अब आप उसको बोल भी नहीं सकते, क्योंकि आप खुद छेपते हैं ना इस चीज़ों से, तो क्या बोलेंगे, तो हम सुनते हैं। तो ये उनकी साइकी रहती है, जिस साइकी से वो काम करते हैं। सो अब क्या करेंगे, इसके ऊपर में हमारा जो टेक्स्ट डिटेल्स आता है, टेक्स्ट डिटेल्स जो है यहाँ पे पैनल वाइज भी डाला जा सकता है। जैसे हमने एक पैनल तैयार कर लिया कि यहाँ पे लेट्स जस्ट से इसको हमने 20 नहीं, लेट्स गिव इट अ 50 का एक पैनल दे देंगे। इसी पैनल में तीन तीन डिफरेंट कुजीन्स हैं फूड के, कि साउथ इंडिया में करी वाला अलग है, बाकी अलग है, तो उनका कोई स्पेशल डिश का नाम और सारा डिटेल। तो ये चीज़ शेप बना के फिर हम क्या कर सकते हैं, इसमें ऐड करेंगे एरिया टाइप टेक्स्ट। ठीक है, बट शेप जो है वो अलग अलग डिज़ाइंस में बनाए जा सकते हैं। हम लोग ब्लॉक्स में हैं और हमारा पूरा डिज़ाइन जो है वो इस रेंज पे चल रहा है, तो आप पढ़ा भी उनको उसी रेंज से भी सकते हैं। जैसे हम यहाँ से दे रहे हैं, 3 का रेंज देना चाहते हैं तो 3 का रेंज दे सकते हैं। जो भी बेस्ट फिट होगा, कई लोग ऐसा वाला डिज़ाइन यूज़ करते हैं। कई जो चाहते हैं, जिनके नाम जो हैं वो थोड़े से अतरंगी टाइप के नाम होते हैं उनके ब्रांड के, वो फिर ऐसे वाले डिज़ाइन यूज़ करते हैं। और जिनका बिल्कुल इंडियन कॉफ़ी हाउस वाला जैसा ब्रांड रहता है ना, वो फिर सीधा रखते हैं उसको। हाँ, तो डिपेंड करता है हम कैसा वाला डिज़ाइन तैयार कर रहे हैं उनके लिए। सो जैसे अब ये है, ये बिल्कुल सीधे वाले रहेंगे, क्योंकि हमारे ब्रांड से थीम से वैसे ही नज़र आ रहा है। इसको हम थोड़ा सा डायनामिक करेंगे, शेप को छोटा और बड़ा करके, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग के लिए एक बीच के शेप को छोटा कर दिया, बाकी दो बड़े रख दिए। अब इनके अंदर हमारा टेक्सटिंग आ जाएगा। तो एरिया टाइप टूल, ये सब एक ही में हो सकता है, टाइप टूल में ये सारे ऑप्शंस हैं, बट हम यहाँ पे एरिया टाइप टूल यूज़ कर रहे हैं, सो दैट जिस भी शेप को हम क्लिक करें, ओके, ये कंपाउंड मास्क तो है नहीं, तो लेट्स सेलेक्ट, क्लिक एंड ड्रैग, है ना। अब यहाँ पे हमारा कुजीन का टाइटल, टाइटल कुजीन, है ना। और हर एक टाइटल या जो भी टेक्स्ट लिख रहे हैं उसका लिखने का तरीका यही होगा कि एक ही फॉन्ट रहे, टाइटल के लिए एक फॉन्ट, डिटेल्स के लिए एक फॉन्ट। अब यहाँ पे हम टाइटल के लिए एक फॉन्ट चूज़ कर लेते हैं। लेट्स जस्ट से आप एक सिंपल सा, राइट, एक सिंपल सा फॉन्ट चूज़ कर लेते हैं जो ज़्यादा करवी या ज़्यादा डिज़ाइनर ना हो। रीज़न ये होता है कि वो समझ नहीं पाते हैं, और अगर आपका कस्टमर नहीं समझ पाया उस चीज़ को, तो फिर कोई मतलब नहीं है उसका, है ना। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे वाले ले रहा हूँ जिसमें हमें स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर नज़र आए, प्रोबेबली इस तरीके का, और ये हमेशा बोल्ड पे होना चाहिए।
यानी कि हमेशा एक ब्रॉडनेस आपको उसमें देनी चाहिए। रीज़न ये होता है कि प्रिंट में पतले फॉन्ट्स नज़र नहीं आते। प्रिंटर जो है, अगर आपने पतले डिज़ाइनिंग फॉन्ट कर्व वाले दे दिए, वो नज़र नहीं आएंगे, प्रिंट नहीं होगा। उसमें कंट्रास्ट हमेशा हाई होना है, और हमेशा आपका क्या बोलते बोल्ड टेक्स्ट होने चाहिए। छोटे माइन्यूट टेक्स्ट नहीं दिखाई देते, तो उनको बोल्ड रखना होता है। तो यहाँ पे हमने टाइटल कुजीन दिया हुआ है, और ये हेडिंग हो जाएगी। तो इसको आप फिर जो चीज़ साथ में देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। जैसे कैरेक्टर को करके हमने यहाँ अंडरलाइन दे दी कि भाई ये हमारा टाइटल हो गया। अब इसके बाद इसी के अंदर उससे रिलेटेड पूरा पूरी चीज़ यहाँ पे आएगी, रिलेटेड थीम, राइट। और मैं इसको ऐसा भी कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे ऐसा ही रहने दूँ, और टेक्स्ट को ऐसे ड्रैग कर दूंगा, तो भी ये बन जाएगा यहाँ। तो लोरम इप्सम फॉन्ट जो है वो हम दे सकते हैं वहाँ पे। बस ये फॉन्ट हमें चेंज करके सेव करनी होती है, टेम्पलेटिंग के तौर पे काम आता है। तो ये भी क्या होगा कि ये भले ही साइज़ या उसमें थोड़े पतले होंगे, लेकिन रहेंगे बोल्ड, राइट। तो हम इसको साइज़ को बड़ा रख सकते हैं। अब ये उस कुजीन के हिसाब के क्या बोलते हैं, हो सकता साउथ इंडियन है तो डोसा मेनिया या जो भी कुछ ऐसा नाम रखते हैं, लोग रखते रहते हैं। डोसा कुजीन जो है वो क्या होगा, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलरली अब क्या होता है, कई बार कंटेंट ज़्यादा होता है, यहाँ पे भी ऐड कर देते हैं। अब जैसे मान लीजिए इसको कंटेंट को अगर हम ज़्यादा कर दें, तो यहाँ पे देखिए ये बन जाता है। ये आइकॉन बताता है कि कंटेंट इसके अंदर ज़्यादा है, ज़्यादा वैल्यू चली गई है। तो जब आप मूव टूल पे क्लिक करें, यहाँ क्लिक करें, एंड देन शेप पे क्लिक करेंगे, तो वो आपस में लिंक हो जाएगा। तो ये कब करना चाहिए? ये तब करना चाहिए जब आपको किसी, क्या होता है कि जो बड़े ब्रांड्स होते हैं, बड़े रेस्टोरेंट ब्रांड्स होते हैं, उनकी ना बुक्स बनी होती है। उनके जो क्या बोलते ये जो होते हैं, आई मीन शेफ़ होते हैं, वो कुकिंग बुक्स तक लिख चुके रहते हैं, इतने बड़े बड़े पैमाने में काम कर चुके रहते हैं। तो उनकी कुकिंग बुक्स या उनके डेटा से ये लोग क्या है, हमेशा से कैसे प्रिजर्व करते आए हैं अपनी रेसिपीज, विथ बुक्स। बुक्स के थ्रू ही इन्होंने रेसिपीज प्रिजर्व की हुई है। तो जब ये डेटा वहाँ से कॉपी करना चाहते हैं, तो क्या होता है, अब हम लोग के पास एक कंटेंट राइटर को बुलाया जाता है, वो कंटेंट राइटर बुक में से पूरा निकाल के उसको पूरा टाइप करके रखता है। जब आप डिज़ाइन करते रहते हैं, तब आपके पास टाइम नहीं होता कि आप इतना टाइप कर करके दें। ये केवल जब आप शुरुआत कर रहे होते हैं या एक बहुत ही जूनियर प्रोडक्शन हाउस में होते हैं ना, वहाँ होता है ये चीज़। वहाँ पे क्या होता है, ग्राफिक बनाना भी खुद ही है, टाइप भी खुद ही करना होता है। अदरवाइज आपको ये डेटा का एक नोटपैड फाइल एक कंटेंट राइटर आपको ला के दे देगा। बस आपको क्या करना होता है, कॉपी कीजिए, सेलेक्ट, पेस्ट। क्योंकि आपको पूरा ध्यान जो है वो डिज़ाइन की ओर देना है, rather देन टाइपिंग। ठीक है। तो आपस में क्या करते हैं, फिर लिंक कर देते हैं इन पैनल्स को। जैसे यहाँ पे हमने लिंक किया है, यहाँ से इस पैनल को करके जैसे हम यहाँ पे ड्रैग कर दिया मैंने, तो क्या हुआ, अब ये तीनों लिंक हो गए आपस में। अब मैं ऊपर में अगर राइट, अब ऊपर में अगर मैं एंटर मारते जाता हूँ, तो वो आपस में लिंक्ड है। तो जब ये पैनल्स लिंक हो गए, तो बस मुझे क्या करना होगा,
अपने कंटेंट वाले नोटपैड में जाना होगा, पूरा राइट लाके ऊपर के एक जगह सेलेक्ट किया, कंट्रोल V, और वो क्या होगा, वो पूरा ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से उसमें प्रिंट हो जाएगा। तो ये आपको इजी पड़ेगा जब आप बड़े उसमें या स्टोरी बुक्स के पैनल्स में काम करते हैं। स्टोरी बुक्स में क्या होता है, 400 पेजेस हैं, तो हर चीज़ टाइप करते रह गए तो बहुत टाइम लग जाता है। और बुक से ही उठा के फिर कंटेंट राइटर्स टाइप करके रखते हैं कि भाई थीसिस थीसिस वगैरह बनाते हैं, या कंटेंट राइटर क्या होते हैं, बुक में से ये कंटेंट ले लिया, उधर से वो कंटेंट ले लिया, सबको एक मर्ज करके एक फाइल में देते हैं। बस सेलेक्ट करना है, डालना है, सेलेक्ट करना है, डालना है, ये काम होता है। तो यहाँ पे लिंकिंग काम आती है फिर। और नहीं नहीं नहीं, जो ऊपर में किया है वही नीचे पे आ रहा है, लेकिन इसका कॉपी नीचे नहीं आएगा। आपने अगर इसके बाद मान लीजिए कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, राइट, यहाँ पे मैंने अपना नाम लिखा हुआ है। अब अगर मैं ऊपर से एंटर करता हूँ तो मेरा नाम शिफ्ट होता जाएगा, है ना, और वो नीचे नीचे जाते तक फिर यहाँ आ जाएगा। तो दैट मीन्स वो आपस में एक वेसल बन गए हैं, आप ऊपर से जो कंटेंट डालते जाएंगे वो नीचे शिफ्ट होता जाएगा, है ना। तो अगर आपके पास बड़ा कंटेंट है, आपको पता नहीं है एक बार में कितना कंटेंट आना चाहिए, है ना, तो आप एक बार डाल दीजिए और फिर उसके बाद उसमें देख लीजिए कि कौन सी लाइन रहनी चाहिए, कौन सी नहीं रहनी चाहिए, उसको डिलीट कर दीजिए। हाँ हाँ, जा सकते हैं, मैं इसको क्या बोलते, अपलोड कर दूंगा। अभी इसको यहीं तक करते हैं, फिर हम उसको आगे नेक्स्ट क्लास तक शिफ्ट करेंगे, राइट। हाँ, पेन ड्राइव आपकी वहीं रखी हुई है ना, मैं क्या बोलते वहाँ से मंगा के फिर आपको देता हूँ, है ना, पेन ड्राइव उन्होंने रखा हुआ है उधर पे। देखना पड़ेगा मुझे भी कि, क्योंकि शिफ्ट करते समय मैं था नहीं इधर पे, तो उन्होंने रखा होगा, रखी होगी उधर, कहीं जाएगी नहीं पेन ड्राइव में आपको, उसके पास होगी, तुषार के पास रखी होगी, तो मैं फिर देखता हूँ उसमें, है ना। जी, मंडे का टाइमिंग चेंज होगा, टाइम चेंज नहीं, आपका टाइमिंग चेंज नहीं होगा, आपका टाइम तो अर्ली मॉर्निंग ही रहेगा। तो लेकिन कुछ नए बैचेस चेंजेस ला रहे हैं हम लोग, तो कुछ टाइमिंग का रहेगा, बाकी आप लोग का टाइमिंग अर्ली मॉर्निंग ही रहेगा, है ना, उसी टाइम होगा। ओके, थैंक यू।